अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आप तमाम लोगों को वेलकम करता हूँ इस मीटिंग के अंदर। आज हम इस बिजनेस को सीखने की कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है वो है आंसर क्वेश्चन। बहुत सारे सवालात हैं क्लाइंट आप लोगों के साथ, तो आपको हर सवाल का एक ऑथेंटिक, रीजनेबल, सेंसिबल, रेशनल जवाब होना चाहिए आपके पास, तो फिर आप कामयाब हो सकते हैं। लेकिन मीटिंग से पहले मैं आपको एक और चीज जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। यहाँ पे एक भाई हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि सर आप अपना प्रॉफिट का जो लिंक है ना वो हमें शेयर कर दें। तो मैं 1 से 2 मिनट में आपको लिंक शेयर करने का तरीका बता देता हूँ। अब इसको हमने ऐसे शेयर करना है कि हम जो है ना वो इसको खुद भी यूज कर सकें, और जो है वो हमारा अपना बनाया हुआ ये जो लिंक है ये भी खराब ना हो, और वो जो भाई हैं जिनको हमने सेंड करना है उनके पास भी ये चीज पहुंच जाए। मिसाल के तौर पे जब भी आपने अपनी टीम को एक्सेस देनी है, जो आपने कोई चीज डिजाइन की हुई है, तो आप इसी असूल, इसी तरीके के मुताबिक दिया करें। मिसाल के तौर पे ये देखिए, यहाँ पे मिस अरूज की टीम का ये जो पोस्ट है, तो इसको नहीं मैं छेड़ूंगा, मैं ओरिजिनल को पकड़ूंगा। ये देखे ना, ओरिजिनल, कॉपी ऑफ ओरिजिनल, ये ओरिजिनल की भी एक कॉपी है, उसको मैं खुद भी नहीं यूज करता। बहरहाल इसको मैं ऐसे पकड़ूंगा। अब इसके अंदर प्रॉफिट की पिक्चर भी है। ठीक हो गया। इसके अंदर प्रॉफिट की पिक्चर मौजूद है। जी, इसके अंदर प्रॉफिट की पिक्चर भी मौजूद है, और देन जो है वो ये ऐड जो हमने बनाया था ये भी मौजूद है। इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू लिख के वो मैंने आपको बता दी हुई है, यहाँ पे लिखना क्या है। ठीक है। तो अब आप ये जो पेज है ना ये आप सेंड करना चाहते हो ताकि इसको कोई यूटिलाइज कर ले प्रॉफिट की पिक्चर बनाने के लिए। तो हमने करना क्या है, हमने इन 3 नुक्तों के ऊपर आना है। ये जो 3 नुक्ते हैं, इन 3 नुक्तों के ऊपर आना है। यहाँ मे का कॉपी, ये मे का कॉपी कर लिया। अब कॉपी किया हुआ ये आ गया आपके पास, ये वाला। ठीक है। अब आपने इसका नेम चेंज करना है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे ना, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इसका नेम चेंज हो जाएगा। ये देखिए, ये ऑप्शन आ गई, इसका नेम चेंज कर लें। मैं लिख देता हूं सर रैर। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, उसके लिए माजरत। ये मैंने लिख दिया, नाम लिख दिया। अब मैं इसको ओपन करूंगा, और ये देखिएगा टॉप के ऊपर एक एरो का साइन है, यहाँ पे आऊंगा। ये ऑप्शन आ लेने दे, थोड़ा सा वेट करूंगा क्योंकि ये अभी ओपन हो रहा है। जी, एरो का निशान आ गया। शेयर लिंक के ऊपर क्लिक करूंगा। यहाँ पे आके कुछ लोग मिस्टेक कर जाते होते हैं, जो नए लोग हैं ना, जहरी बात है, नहीं पता होता। आपने इस वाली ऑप्शन को ऑन कर देना है। ये ओनली मी नहीं होना चाहिए। जब आप शेयर कर रहे हो ना किसी के साथ, तो ये वाली ऑप्शन आपने ऑन कर देनी है। ये ओनली मी है ना, इसको आप कर लो एवरीवन। ठीक है, एनी वन विद दिस, विद द लिंक। ये देखिए, ये वाली ऑप्शन पे आप क्लिक कर दो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा ताकि वो भाई इसको एडिट भी कर सके, इसको यूटिलाइज कर सके। तो ये कॉपी लिंक कर दिया हमने। अब कॉपी लिंक करके जिस भाई ने ये मांगा था, हम उसको जो है वो सेंड कर देते हैं। ले, ये थोड़ा सा वेट करना है, पिक्चर आ जाएगी तो आप उसको ऐसे सेंड कर सकते हैं, इस तरह वो यूज कर सकते हैं। तो हमेशा जब भी अपनी बनाई हुई चीज आपने कैनवा से अपनी टीम के अंदर शेयर करनी है ना, तो आप लोगों ने कोशिश करना है मे का कॉपी जरूर कर लें, और कॉपी वाला उनको सेंड कर दें, और उनका नेम लिख के रख लें अपने पास, ताकि आपको याद रहे कि ये मैंने इस बंदे के साथ शेयर किया हुआ है, इसको आगे शेयर नहीं करना। अगर आप उसी को आगे शेयर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम आएगी। अब इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने का तरीका है कि जिस भाई को मैंने ये शेयर किया ना,
वो इसकी एक कॉपी बना ले, ओरिजिनल को छोड़ दे, कॉपी को यूज करे, इसकी अपने पास एक कॉपी बना ले। तो इस तरह फिर एक दूसरे की चीजें जो है वो शेयर नहीं होगी, और आपका जो एड है वो महफूज रहेगा हमेशा के लिए, ठीक है, अपने पास। अब बसौकात आज का जो टॉपिक है ना, वो हमने डिस्कस ये करना है कि हमारे पास बहुत सारे लोग आते हैं। लोग आने के बाद तरह तरह की जो है ना वो चीजें हमें कह देते हैं कि भाईजान जो है वो इसमें ये चीज है, इसमें ये चीज है। चंद एक क्वेश्चन वो हमें करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा आके आपको कहता है कि जी ये हराम है और ये मुनाफा जो है वो नाजायज है, क्योंकि अब इसमें ना बहुत सारे आंसर क्वेश्चन हो सकते हैं। बहुत सारे उलमाए कराम ये कहते हैं कि जो चीज आप सेल कर रहे हो ना, जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। तो इसीलिए ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। आप बहुत ज्यादा मुनाफा ले लेते हो, फिर आपके डाउनलाइन से जो आपको प्रॉफिट आता है ना, वो गलत है। देखिए, आप मेहनत करें तो आप पैसे कमाएंगे, तो समझ आ गया। अब आपके डाउनलाइन नीचे लोग काम करें तो वो पैसे आपको आते हैं, ये हराम है इस्लाम में। इस तरह के आंसर क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आपको आके कहेंगे भाई इसमें तो कोई स्किल ही नहीं सीखनी, तो फिर ये कौन सा काम हुआ जिसमें आपने कुछ सीखना ही नहीं है, तो ये हराम है, ये नहीं हमने करना, तो ये गलत बात है, ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन करते हैं, उनके मैं जवाबात देने लगा हूं। आपने गौर से सुनने हैं, ये ट्रेनिंग सुनने के बाद आप एक्सपर्ट हो जाएंगे। कम अज कम आप अपने क्लाइंट की तरफ से जो किए गए सवालात है ना, उनके मुतमईन सेटिस्फाइड जो है वो जवाब दे सकेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो आपको आके कहेंगे कि जैसे ही नाम सुनेंगे, अच्छा अच्छा ये बिजनेस, ये तो मेरे दोस्त ने किया था, उसको कुछ नहीं आया, तो फिर मैं क्यों करूं? मेरे एक दोस्त है, उन्होंने पैसे लगाए थे, उनको कुछ भी नहीं आया, कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं क्यों करूं? तो आपने सबसे पहले उसको ये कहना है कि भाईजान आप मुझे ये बताइए, आपने मुझे एग्जाम्पल दी अपने दोस्त की, उसने को 5,000 या 50,000 लगाया, तो वो जो है वो उसे फायदा नहीं हुआ। तो सर मुझे ये बताइए कि आपने एक नकाम इंसान की मिसाल मुझे क्यों दी? आप खुद कह रहे हैं वो नाकाम हो गया, उसको कोई फायदा नहीं हुआ, तो आपने एक नाकाम इंसान की मिसाल मुझे क्यों दी? क्या जब हम काम करते हैं, क्या जब हम कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो क्या हम नेगेटिव एग्जाम्पल को लेते हैं? मिसाल के तौर पे एक बंदा है, उसने अपने बेटे को एक मेडिकल स्टोर ओपन करके दिया, और उसका बेटा मेडिकल स्टोर चला ही नहीं सका। हो सकता है वो मेडिकल स्टोर किसी ऐसी जगह पे हो जहां पे जो है वो नजदीक कोई हॉस्पिटल ही ना हो, नजदीक कोई क्लिनिक ही ना हो, तो जारी बात है वहां सेल कम होगी ना। अगर आप मेडिकल स्टोर किसी ऐसी जगह पे खोलते हैं, ओपन करते हैं, जहां कोई सरकारी अस्पताल है, या करीबी जो है वो कोई क्लिनिक्स ओपन हुए हुए हैं, तो वहां तो वो बिजनेस बड़ा चलेगा। अब मेडिकल स्टोर जो है वो आप खोल लो ऐसी जगह जहां दूर दूर तक कोई हॉस्पिटल नहीं है, तो जारी बात है उसकी सेल कम होगी। या फिर आपके बेटे ने तवज्जो ही नहीं दी और वो नाकाम हो गया। तो क्या अब जिन लोगों ने मेडिकल स्टोर ये काम करना है, तो वो एक बच्चे की नाकामी को देखते हुए अपना बिजनेस ना करें? मैं इसको ऐसे भी एग्जांपल देता हूं कि आपकी शादी है। अब आपने देखना है कि आपके दोस्त ने शादी की थी, वो कामयाब हुआ है कि नहीं। अगर आपका दोस्त नाकाम है, आपके दोस्त ने शादी की और वो शादी जो है वो नहीं चली, तो इसका मतलब है फिर आपको शादी नहीं करनी चाहिए। क्या ख्याल है? आप मुझे आके एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, मेरे दोस्त ने भी ये काम किया था, 50,000 लगाया था, वो उसे कुछ नहीं आया, तो फिर मैंने नहीं करना। तो फिर ठीक है भाई, आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जिनकी शादियां नाकाम हो गई, तो फिर आप भी शादी ना करें। यहाँ न्यूट्रल हो जाए ना, न्यूट्रलाइज करें थोड़ा सा अपने आप को। तो जिंदगी में अपने मामलात को आगे बढ़ाने के लिए, जिंदगी के अंदर तरक्की करने के लिए, हम नेगेटिव लोगों को, नाकाम लोगों को नहीं देखते। भाई आपके खानदान में बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने एमबीबीएस करने की कोशिश की होगी लेकिन नहीं कर पाए, तो क्या हम अपनी औलाद को डॉक्टर ना बनाएं? बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने इंजीनियरिंग में एफएससी की होगी और फिर इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया होगा, और वो किसी ना किसी वजह से मतलब मेरिट नहीं बना, एंट्री टेस्ट जो है वो नहीं हुआ, या उन्हें मार्क्स कम आ गया, एडमिशन ही ना मिला। तो क्या हम अपने बच्चों के लिए कोशिश ना करें वो चीज जिस पे एक इंसान नाकाम हो गया? भाई नहीं, ये रियलिटी नहीं है। सर यहाँ पे आप थोड़ा सा ना, थोड़ा सा
पॉजिटिव होके सोचे। हमेशा कामयाब लोगों की एग्जाम्पल दी जाती है, ना कि नाकाम लोगों की। आप अपने क्लाइंट को इस तरह गाइड कर सकते हो। फिर आप उससे पूछो कि सर आपने आके सीधा इनकार किया और एग्जाम्पल दी अपने दोस्तों की, पहले तो मुझे ये बताइए, क्या आप मेरे बिजनेस में सब कुछ जानते हो? वो जो आलमे दीन है ना, आलमे दीन टाइप लोग इस तरह के आगे क्वेश्चन करते हैं, उससे पूछें कि देखिए आपने भी मजहबी तालीम हासिल की हुई है, आप हमारे सर के ताज हो, हमारा फख्र हो, लेकिन दीन के मुताबिक आप मुझे ये बताओ, क्या आप मेरे बिजनेस को जानते हो? क्या आपको पता है कि मेरे बिजनेस में X3 का तीसरा प्रॉफिट किसको जाता है? क्या आपको पता है मेरे बिजनेस में X3 से आपको इनडायरेक्ट इनकम आती है? एक तो डायरेक्ट की वजह से आती है और इनडायरेक्ट की वजह से भी आ सकती है। सर आपको पता है X3 अगर फ्रीज हो जाए तो इसको अनफ्रीज कैसे करना है? सर आपको पता है ये जो BUSD है, इनको BNB के अंदर तब्दील कैसे करना है? तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन उस आलमे दीन से करोगे ना, तो वो आलमे दीन कहेगा नहीं, ये मालूमात मुझे नहीं है। फिर आप उससे सवाल कर सकते हो, सर जब आप हमारे बिजनेस के बारे में जानते ही नहीं है, तो फिर आप उसके बारे में फैसला कैसे कर सकते हैं कि ये गलत है या ये हराम है? तो सबसे पहले सर हमारे बिजनेस को अच्छे से स्टडी करें। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? सर क्या डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट को हैक किया जा सकता है? ये बताइए। जिसको ब्लॉकचेन के ऊपर कोडिंग किया जाए, सर उसको हैक किया जा सकता है? ये बताइए। उसको तरह तरह के आंसर क्वेश्चन करें, फिर उस बंदे को एहसास दिलाएं, सर जिस मुकदमे का फैसला आप कर रहे हो कि ये हराम है, ये काम ठीक नहीं है, ये काम नाजायज है, आप उसके बारे में जानते ही कुछ नहीं है। और जो बंदा आपसे पूछने आया, जो बंदा आपसे इंफॉर्मेशन लेने आया, आमतौर पे हमसे कोई इंफॉर्मेशन लेने के बाद ना उसको खुद पूरा बिजनेस को पता नहीं होता, और वो किसी आलमे दीन से जाके मशवरा कर बैठता है कि जी मैं ये बिजनेस स्टार्ट करने लगा हूं, अब आप बताएं ये हराम है या हलाल है। दोनों को ही बिजनेस की इंफॉर्मेशन नहीं होती, और वो दोनों ही जो है वो फतवा ले रहे होते हैं। एक फतवा ले रहा होता है और एक फतवा दे रहा होता है, यहाँ पे वो गलत है। याद रखें, जब तक मसले के बारे में मुकम्मल आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है, आप उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। तो फिर उस आलमे दीन से पूछें कि सर आप इसके बारे में बात करने का हक ही नहीं रखते। आप उसे बताएं कि सर आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप नेटवर्क मार्केटिंग में आके काम कर सकते हो। अब आप मुझे ये बताइए, आपने किसी की बातों में आके कह दिया कि यह हराम है। मुझे ये बताइए, क्या आपके हाथ की 5 उंगलियां एक जैसी हैं? नहीं है। क्या आपके हाथ की 5 उंगलियों की पावर एक जैसी है? नहीं है। क्या उनकी सलाहियत एक जैसी है? भाई नहीं है। तो फिर सारे बिजनेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? फिर सारे नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस एक जैसे कैसे हो सकते हैं? तो जनाब आपने जो सेल किया, आपको उसके पैसे मिल गए। आगे जो है वो कुछ कोई भी बंदा सेल करता है, उसके भी पैसे आपको आते हैं। यहाँ पे वो कहते हैं जी ये समझ नहीं आ रही, ये हराम है हमारे लिए। मैं आपको समझाता हूँ। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं X3 की। तो ये अकाउंट मैंने सेल किया ना, मेरे साथ किसी बंदे ने ज्वाइन किया, तो ये पैसे मुझे आ गए, ये तो ठीक है। फिर किसी ने ज्वाइन किया, ये पैसे मुझे आ गए, ठीक है। अब ये किसी ने ज्वाइन किया ना, तो ये पैसे टीचर को गए। वो कहता है जी ये गलत है, ये काम गलत हो गया, काम तो आप कर रहे हो तो पैसे आपको आने चाहिए, ये टीचर को क्यों चले गए? यहाँ पे आके वो कहता है जी कि आपके नीचे जो लोग काम करें ना, और उसके पैसे आपको आ जाएं, ये हराम है, क्योंकि आप मेहनत ही नहीं कर रहे। तो आप सब लोग जानते हैं। मुझे ये बताइए कि ये जो नीचे स्टूडेंट का अकाउंट होता है, या डाउनलाइन कह लें, स्टूडेंट कह लें या डाउनलाइन कह लें, और ऊपर है टीचर, ठीक है, सीनियर, अपलाइन। अब मुझे ये बताइए, अगर अपलाइन इसको ट्रेन ना करे, अगर अपलाइन इसको ना सिखाए बोलना कैसे है, अगर अपलाइन इसकी टाइम के ऊपर स्लॉट ओपन ना करवाए, अगर अपलाइन इसकी एज अ ट्रेनर जो है वो ट्रेनिंग ना करे, अगर अपलाइन इसकी टीम ना बनाए, अगर अपलाइन इसके क्लाइंट से गुफ्तगू ना करे, तो क्या ये स्टूडेंट कामयाब हो सकता है? फटाफट मुझे बताइए, चैट रूम में मुझे आपने बताना है, क्या ये स्टूडेंट कामयाब हो सकता है? अपलाइन इसको बताता है कि फोर्स एज का जो है वो, फोर्स एज में स्कूल है, उसके बारे में आपने स्टडी करना है। फोर्स एज में 5 मिस्टेक है, वो आपने नहीं करनी। फेसबुक के ऊपर इस तरह काम करना है, फेसबुक वीडियो ऐसे बनानी है, फेसबुक के ऊपर आपने अपनी वीडियो ऐसे बनानी, ये अल्फाज इस्तेमाल करनी है, टिकटॉक को ऐसे डेकोरेट करना है।
अपलाइन आपको बता रहा होता है कि भाईजान अगर आपको कोई रिजेक्शन आ जाती है, कोई बंदा ये कह देता है मेरे पास पैसे नहीं है अभी, मेरी तनख्वाह आएगी तो फिर काम करूंगा, फिर अपलाइन बताता है कि इस बंदे से गुफ्तगू कैसे करनी है, आपने इसको मीटिंग में लेके कैसे आना है, आपने अच्छा रिलेशन बनाना कैसे है, आपने पेंडिंग के ऊपर काम कैसे करना है, आपने अपने व्हाट्सएप को प्रोफेशनल कैसे करना है, आपने अपने जो पोस्ट हैं अट्रैक्टिव पोस्ट वो कैसे बनानी है, कैनवा का इस्तेमाल करना कैसे है, पिंटरेस्ट का इस्तेमाल करना कैसे है, कैपकट का इस्तेमाल करना कैसे है। फिर भी ये लोग कहते हैं कि आपको कुछ सिखाया नहीं जा रहा। भाईजान ये गलत बात है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। उस आलम दीन को आपने ये कहना है कि सर आप हैं बैठे हुए मदरसे में, ठीक है, अब यहां कुछ लोग स्टडी करते हैं, स्टूडेंट हैं, वो स्टडी करते हैं, ठीक है, तो वो आपने मदरसे में एक बुक शॉप भी ओपन की हुई है, अब वो वहां से आके किताबें खरीदते हैं और सर आप किताबें यहाँ पे मुहैया करते हो, तो मुझे ये बताइए फिर आप तो मदरसा चला रहे हो, ये कुतब खाना क्यों चला रहे हो, यहां से क्यों पैसे कमा रहे हो, या आपका डाउनलाइन नहीं है? डेफिनेटली डाउनलाइन है। मिसाल के तौर पे हो सकता है ये भी आगे कहीं जाके पढ़ाता हो, ये भी स्टूडेंट हो, और ये वाला स्टूडेंट आपके मकतब से कोई किताबें मंगवा ले, क्यों रेफर इसने किया, इसने रेफर किया इसको, वो आपके मकतब से किताबें मंगवा ले, तो क्या फिर ये कमाई हराम हो जाएगी? सर नहीं होता ऐसा। बस औकात होता है जब हम कोई चीज सेल करते हैं ना, सर इसमें दो तरह की चीजें आती हैं, कुछ होती हैं फिजिकल चीजें, कुछ होती हैं जो फिजिकल नहीं होती। मिसाल के तौर पे एक बंदा है सर वो फ्रूट सेल कर लेगा, एक बंदा है वो कोई कमोडिटी, कोई पर्स, कोई किताब, इस तरह की चीजें सेल कर लेगा, तो आप ये कहते हैं ये तो हलाल है। तो सर मैं आपसे पूछता हूं, जो बंदा टीचिंग कर रहा है, जो बंदा टीचिंग कर रहा है स्कूल के अंदर, तो क्या वो कोई चीज सेल कर रहा है फिजिकली? नहीं सर, वो तो नॉलेज दे रहा है, वो तो इल्म दे रहा है, वो तो हिकमत दे रहा है, वो तो सिखा रहा है, वो तो सर्विसेज दे रहा है, जैसे आप दे रहे हो मदरसे के अंदर। आप भी तो कोई चीज सेल नहीं करते, आप सर्विसेज देते हो, आप अल्फाज बेहतरीन अपने अल्फाज देते हो लोगों को, और लोग उन अल्फाज को देख के सीख पाते हैं। तो आप जो सैलरी लेते हो सर वो हराम नहीं, क्योंकि जो आप सर्विसेज दे रहे हो उनका फिजिकल वजूद ही नहीं है, वो तो लफ्ज है ना, लफ्जों का इस्तेमाल करके पैसे कमा रहे हो। जैसे एक डॉक्टर कमा रहा है, जैसे एक जो है वो वकील कमा रहा है, वकील भी तो अदालत में क्या करता है, क्या वो कोई फिजिकल चीज जज को सेल करता है? नहीं, वो तो भाई लफ्जों का इस्तेमाल करता है ना अदालत में जाके, और पैसे कमा लेता है। तो सर ये बिजनेस बिल्कुल हलाल है। थोड़ा सा लॉजिकल होके आपने सोचना है। आप लोग सबसे बड़ा क्वेश्चन ये करते हैं कि भाई वो जो डाउनलाइन नीचे से जो पैसे आ रहे हैं, ये एक अकाउंट है, ठीक है, और उसके बाद एक अकाउंट ये है, आप कहते हो इससे कमाना तो जायज है, अब इसके नीचे जो टीम बनी है ना उससे कमाना ठीक नहीं है, तो आप सर मुझे बता दें इस टीम को ट्रेन कौन कर रहा है? भाई मैं ही तो कर रहा हूं, इस बंदे को तो अभी कुछ पता ही नहीं है, तो इसको ट्रेन मैं तो कर रहा हूं, ये सारे मेरे ही तो स्टूडेंट्स हैं, इनके लिए मैं ही तो काम कर रहा हूं, और अगर यहां से मुझे कोई प्रॉफिट आ जाए तो सर वो कैसे हराम हो सकता है? आप उसे बताओ कि हमारे टीचर क्या क्या हमें सिखाते हैं, क्या क्या नॉलेज देते हैं। जो बंदा ये कहता है ना यहाँ पे कोई स्किल नहीं सीखनी, तो आप उसे कहें सर मुझे एक अच्छा सा पोस्टर तो डिजाइन करके बता दें। सर क्या वो स्किल नहीं है? सर कम्युनिकेशन स्किल की कोई वैल्यू नहीं है? सर टीवी चैनल देख लें, सर जितने बड़े प्रोग्राम होते हैं सर वहां पे लोग बैठ के बोलते हैं, सर उनको बोलने के तो पैसे मिलते हैं। सर मुझे ये बताइए, डॉक्टर आमर लियाकत, अल्लाह जन्नत नसीब करे, फोतो हो चुका है ये बंदा, मुझे ये बताइए अगर वो अच्छा स्पीकर और अच्छा जो है वो क्या उसे कहते हैं मोटिवेशनल स्पीकर ना होता, तो क्या मतलब लोगों के दरमियान इतना पॉपुलर हो पाता, वो इतने इतने बड़े न्यूज चैनल्स के ऊपर काम कर पाता, वो इतना पैसा कमा पाता, वो इतनी शोहरत कमा पाता? नहीं सर। क्यों? क्योंकि उसे बोलना अच्छा आता था। तो सर जितने भी एंकर हैं वो किस चीज के सैलरी लेते हैं? एंकर क्या सिर्फ आके बैठने का 50 लाख ले लेता है चैनल वालों से? नहीं सर, एंकर सिर्फ बैठने का 50 लाख नहीं लेता। सर मुझे भी बिठा दे कहीं, मुझे आधे दे दें, देंगे? कभी भी नहीं देंगे, क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता। तो सर ये बोलना, गुफ्तगू करना, कम्युनिकेशन करना उसकी स्किल है। तो इसी तरह फोर्थ एज के अंदर भी बोलना हमें कौन सिखाता है? हमारा टीचर। और अगर हमारी वर्किंग की वजह से हमारे टीचर को कोई प्रॉफिट चला जाए
तो सर इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। और अगर टीचर की वर्किंग की वजह से हमें कोई प्रॉफिट आ जाए तो सर उसमें भी कोई गलत बात नहीं है। सर ये तो सिंपल एक बिजनेस है। सर मैं आपको लॉजिक समझाता हूं। जब आप हमारे बिजनेस में आते हो ना, तो हम बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर। क्या बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर बन जाते हैं। हम क्लाइंट नहीं रहते। सर आप मुझे खुद बताएं, जब आप एक चलते हुए कारोबार में किसी के बिजनेस पार्टनर बने तो क्या ख्याल है, आप कामयाब हो जाएंगे कि नहीं होंगे? डेफिनेटली होंगे। तो जब आपका बिजनेस पार्टनर काम करेगा, उसकी वजह से आपको जो पैसे आए सर, वो कैसे हराम हो सकते हैं? सर वो हराम नहीं है, वो हलाल पैसे हैं। आप उसको ऐसे समझा सकते हो। अब एक और क्वेश्चन किया जाता है जिसका आंसर आपके पास होना चाहिए कि कंपनी, अक्सर लोग ना जब फतवा लगाते हैं ना तो वो इसको कंपनी कहते हैं। अब आपने ये पूछना है कि सर ये जो लफ्ज आपने यूज कर दिया कंपनी, काइंडली मुझे बता दें कंपनी की डेफिनेशन क्या है। सर कंपनी का तो मालिक होता है, एक मालिक होगा तो वाहद मिल्कियती कारोबार। अगर 2 या 7 मालिक होंगे तो ये होगा शराकतदारी, पार्टनरशिप। ठीक है। अगर 50 लोग होंगे तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, और अगर 50 से ज्यादा होंगे तो ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो जाएगी। तो सर हमारा बिजनेस तो कंपनी है ही नहीं, क्योंकि इसमें वाजिया लिखा हुआ है देयर इज नो ओनर, यानी कि इसमें कोई ओनर नहीं है। तो सर जब ओनर ही नहीं है तो फिर ये कंपनी कैसे हो सकता है? तो काइंडली सर इसको कंपनी ना बोलें, जस्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसको हमने इस्तेमाल करना और पैसे कमाने हैं। कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसका एडमन होता है, उसका मैनेजर होता है, उसका डायरेक्टर होता है। अगर आप इसको कंपनी साबित करने पे तुले हुए हैं तो सर मुझे कहीं पे लिखा हुआ बता दें कि फोर्सेज का कोई मालिक है, फोर्सेज का कोई एडमन है, फोर्सेज का कोई डायरेक्टर है। सर इनके नाम बता दें, हम मान लेंगे ये कोई कंपनी है। ठीक है। अब यहां पे आप गलत हैं तो सर आप काइंडली ये फतवा उठाएं यहां से। फिर वो कहेंगे कि भाई जो प्रोडक्ट असल में ना ये आलमे दीन कुछ और कंपनियों को रिसर्च करके आते हैं और फतवा हमारे बिजनेस के ऊपर दे रहे होते हैं। अब वो आलमे दीन आपको ये कहेगा जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो ना, जो आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उसकी वैल्यू उतनी नहीं है जितने पैसे आप ले रहे हो। अब इसका जवाब क्या है? इसका जवाब आप उसको ये दे सकते हो कि सर देखें, X3 में पहला जो अकाउंट है ना वो $5 का हमने बाय किया। ठीक है। मैं जब इसको सेल करूंगा मुझे $5 आ जाएंगे। तो सर इसमें तो कोई गलत बात ही नहीं है, वैल्यू तो उतनी बन गई कि जितने मैंने लगाए उतने पैसे मुझे वापस आ गए। तो सर यहां पे आप फिर गलत हैं। हाँ अगर ऐसा हो, अगर ऐसा हो कि $5 लगाए थे 1500, मिसाल के तौर पे 1500 मैंने लगाए X3 पे, और जब मैंने यहां पे काम किया ना तो मुझे आए 300, बाकी के 1200 किसी और को चले गए, तो फिर आप ठीक है। तो मुझे ये बताइए मेंबर, ऐसा होता है कि X3 से आपको प्रॉफिट आए तो प्रॉफिट आपको 300 आए और 1200 किसी और को चला जाए? क्या ऐसा होता है? मुझे ये बताइए फटाफट। जितने लोग इसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस पॉइंट को, ये बड़ा जो है ना वो काबिले कदर जो है वो आंसर है। जो लोग ये कहते हैं कि जी प्रोडक्ट की उतनी वैल्यू नहीं होती जितने पैसे आप ले लेते हो, तो भाई देखो इस प्रोडक्ट की उतनी ही वैल्यू है जितने की आपने खरीदनी है। आप इसको खरीदो और उसके बाद इसको सेल करो और उतने ही पैसे कमा लो। तो यहाँ पे कंपनी वाला तो कोई चक्कर ही नहीं है कि कंपनी आपसे ज्यादा पैसे ले जाए, ऐसा नहीं। भाई $5 में अगर आपने लेवल ऑन किया है, जब आप इसको सेल करोगे तो आपको 5 के $5 मिल जाएंगे। यहां कोई और बंदा आपके पैसे नहीं खाएगा। जो जायद मुनाफा है वो कंपनी को नहीं जाएगा और ना ही आपके अपलाइन को मिलेगा। हाँ आपके अपलाइन को जरूर मिलेगा, वो तीसरे सर्कल का प्रॉफिट मिलेगा। वो क्यों मिलेगा? भाई इस बिजनेस को हलाल करने के लिए। क्यों मिलेगा? इस बिजनेस को हलाल करने के लिए मिलेगा। अब आप कहोगे जी वो क्यों पैसे ऊपर जाते हैं, मैं आपको बताता हूं। आप बन जाते हैं बिजनेस पार्टनर। क्या बन जाते हैं? बिजनेस पार्टनर। इसीलिए तीसरे सर्कल का प्रॉफिट जो है वो आपके टीचर को जाता है। एक तो आंसर ये बन सकता है। दूसरा आंसर, भाई हमने करना है अपने बिजनेस को हलाल। देखें, $5 लगाए, एक दफा पैसे आए, $5 कमा लिए, खा लिए, दूसरी दफा फिर आगे खा लिए। अब तीसरी दफा क्या होगा? ये आपके टीचर को जाएंगे और आपका ये लेवल दोबारा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। ऑटोमेटिकली जब ऑन हो गया यानी कि लेवल दोबारा रीपरचेज हो गया। अब ये क्यों हुआ और ये पैसे ऊपर क्यों गए? आपने उससे पूछना है
कि सर जो सूद होता है, सूद वाला कारोबार सर, उसमें पैसे एक ही बार देने पड़ते हैं ना, और फिर हम पैसे फिक्स करते हैं, हर महीने लेते रहते हैं। क्या सर ऐसा होता है? एक साल के बाद, एक साल के बाद जिसको हमने रकम दी हुई है, एक साल बाद हम उसे कहें 1 लाख और ले लो, 1 लाख और ले लो। अब अब इसके ऊपर हमें पैसे दो प्रॉफिट। वो जो पहले वाला 1 लाख है ना, वो रहने दो। क्या ऐसा होता है? वो कहेगा नहीं। वो कहेगा सूद में री इन्वेस्ट नहीं होता। सूद का जब कारोबार आप करते हो ना, तो उसमें क्या होता है? री इन्वेस्ट नहीं होता, री इन्वेस्ट नहीं होता सूद वाले कारोबार में। तो याद रखें, जो हलाल सूद का कारोबार हराम होता है, और जो हलाल कारोबार होगा उसमें री इन्वेस्ट होगा। तो भाई हमारे बिजनेस में तीसरा जो सर्कल है ना, वो री इन्वेस्ट होता है ऑटोमेटिकली, इसलिए हमारा बिजनेस हलाल है। आप देखें, आप उसे समझाएं, सर आप परचून की दुकान डालें, थोड़े अरसे के बाद आप उसमें और पैसे नहीं डालते ताकि चीजें और ज्यादा हो जाएं, आपको कमाई और ज्यादा हो। थोड़े अरसे के बाद, मिसाल के तौर पे, आपने परचून की दुकान डाली, थोड़े अरसे के बाद आप कहोगे यार यहाँ मैं बोतलें रख लेता हूँ, कोक रख लेता हूँ, पेप्सी रख लेता हूँ, ड्यू की बोतलें रख लेता हूँ, चले सेल होगी, पैसे आएंगे। थोड़ी अरसे के बाद आप और कहोगे कि यार इधर आइसक्रीम रख लेते हैं, पैसे चार आ जाएंगे। थोड़ी अरसे के बाद जिनका स्टोर अच्छा चलता है वो फोटोकॉपी मशीन भी रख लेते हैं। तो सर आप तो री इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो सर ये बिजनेस हलाल है तो कर रहे हैं ना। इसी तरह एक बंदा सलून ओपन करता है, तो थोड़ी अरसे के बाद वो जो चेयर है उसकी रैक्सीन खराब नहीं होगी, उसके ऊपर पैसे लगाने पड़ेंगे, तो री इन्वेस्ट हो गया। इसी तरह कोई प्रॉपर्टी का काम कर रहा है, तो सर थोड़ी अरसे के बाद वो जो टेबल यूज कर रहा है वो खराब हो जाएगा। उसने जो वो मैट फर्श के ऊपर बिछाया हुआ है, या जो क्लीन बिछाया हुआ है सर, वो खराब हो जाएगा, उसको चेंज करना पड़ेगा। तो री इन्वेस्ट हुआ ना। सर सूद के कारोबार में कभी री इन्वेस्ट नहीं होता। तो गोया हमारे बिजनेस में री इन्वेस्ट हो रहा है, आप खुद कह रहे हैं हो रहा है, तीसरा प्रॉफिट ऊपर जा रहा है, री इन्वेस्ट हो रहा है, तो सर इसलिए फिर ये हलाल हुआ। एक दूसरा, दो पॉइंट मैंने आपको बता दिए इसको क्लैरिफाई करने के लिए। तीसरा, आप उसको ये भी समझा सकते हो कि भाई देखो, मेरा तो जाएगा एक बार ऊपर, ठीक है, मेरे पैसे तो एक बार ऊपर गए, लेकिन मेरे नीचे 10 लोग हैं। अब वो 10 लोग काम करेंगे, 10 लोगों का ये तीसरा सर्कल मुझे आएगा कि नहीं आएगा? भाई डेफिनेटली आएगा। तो मुझे ये बताइए, मैं प्रॉफिट में हूं या लॉस में हूं? भाई प्रॉफिट में हूं। मेरा तो प्रॉफिट X3 से सिर्फ एक बार जाता है। अब मेरे नीचे 10 लोगों की टीम है, मैंने मेहनत की है, तो मैं मुझे 10 लोगों की वजह से पैसे आ रहे हैं, तो बिजनेस तो मुझे प्रॉफिट दे रहा है भाई, लॉस तो दे ही नहीं रहा। तो इसलिए ये हराम कैसे हो सकता है? काइंडली थोड़ा सा अपनी सोच को बड़ा कर लें। सर आपके डाउनलाइन उस आलम दीन को बताया करें, सर आपके डाउनलाइन से भी आपको बहुत कुछ आता है। कैसे? मिसाल के तौर पे आपने किसी को कुरान पाक पढ़ाया, अब आपको सवाब होगा, आप कहते हो वो हलाल है ना, वो कहेगा बिल्कुल। आगे वो बंदा अगर 100 लोगों को कुरान पढ़ा दे, तो क्या आप उस सवाब में हिस्सेदार हैं? वो बोलेगा बिल्कुल मैं तो हिस्सेदार हूं। तो फिर उसको समझाएं, जनाब जब बात सवाब की आती है, जब बात आती है दराजात की, तो आप वहां हिस्सेदारी निकाल लेते हैं। जब हम बात करते हैं बिजनेस की और वहां पर हिस्सेदारी निकालते हुए सर आप थोड़ा सा जो है ना वो गलत कर जाते हैं, ना इंसाफी से काम ले लेते हैं। तो सर जब आप मिसाल के तौर पे, मैंने एक बंदे को कलमा पढ़ाया, वो मुसलमान हो गया, तो सर मुझे तो बड़ा सवाब मिला। ठीक है, अब वो बंदा जो मुसलमान हुआ, सर आगे वो दीन का काम करना शुरू कर दे, वो 10,000 लोगों को कलमा पढ़ा दे, सर मुझे ये बताइए क्या मैं उस नेकी के काम में हिस्सेदार हूं कि नहीं? वो कहेगा बिल्कुल आपको सवाब होगा, आप हिस्सेदार हो, क्योंकि वो पौधा ही आपने लगाया। तो उससे पूछे, मैंने तो उसके ऊपर मेहनत ही नहीं की। भाई उस बंदे ने तो खुद मेहनत की इस्लाम के ऊपर, उस बंदे ने खुद रातों को जागा, लोगों से बातें की, मैंने तो मेहनत नहीं की, मैं क्यों सवाब का हिस्सेदार? तो यकीन करें, यहाँ पे जो है ना वो, यहाँ पे वो बंदा एक्सेप्ट करेगा, वो आलमे दीन, कि भाईजान आप सही कह रहे हो कि वहां पे वाकई आप सवाब के हिस्सेदार हो। तो उसे बताएं कि सर यहाँ पे हम बिजनेस में भी हिस्सेदार हैं। मिसाल के तौर पे, आपके दादा ने जमीन खरीदी, या आपके दादा ने एक पेड़ उगाया, दरख्त उगाया, आपके दादा उसका फल खाते हैं, ठीक है, वो तो जायज है। अब आपके पापा भी शायद कभी कभी पानी दे देते हो उसको, तो चलें वो भी उसका फल खा लेते थे, वो भी जायज है। अब उस दरख्त का फल आप क्यों खा रहे हो? भाई दादा का लगाया हुआ दरख्त तो पोता क्यों फायदा उठा रहा है? भाई वो तो हराम होना चाहिए, क्योंकि पोते ने तो मेहनत ही नहीं की थी उस दरख्त पे। तो यहाँ पे जो है वो क्यों जो है वो आप कहते हो कि ये हलाल है, वो जायज है? भाई नहीं, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। थोड़ी सी रिसर्च अच्छी कर लें। यकीन करें, अगर आप उलमाए कराम के पीछे जाएंगे, मैं इनके खिलाफ नहीं हूं, मैं खुद हाफ़िज़ कुरान हूँ, कारी कुरान हूँ, लेकिन इनके पास रिसर्च की कमी है।
अगर आप लोग जानते हैं तो मैं आपको बताऊं, जब 13वीं 14वीं सदी के अंदर प्रिंटिंग मशीनें आई थी ना, प्रेस मशीनें, तो इन लोगों ने कहा था इन मशीनों से बनी किताबों को पढ़ना नाजायज है, तो ये हराम है। यकीन करें हमारी पूरी मुसलमान कौम तालीम में पीछे रह गई। अब जब सर सैयद आए तो आपने सारा सब ने पढ़ा हुआ है। सर सैयद ने बड़ी मेहनत की थी, बड़े इंस्टीट्यूशन ओपन किए बर्रे सगीर के अंदर, इदारे बनाए, यूनिवर्सिटियां बनाई, और वहां पे जो है ना वो बहुत कम ग्रेजुएट थे उस वक्त, 14 ग्रेजुएट थे टोटल पूरे बर्रे सगीर के अंदर मुसलमानों में। तो ये हमारा तालीम का मयार था। हम तालीम में बड़ा पीछे रह गए इन उलमाए किराम की वजह से। अब आप मुझे ये बताइए, उन्हीं प्रिंटिंग मशीनों के ऊपर सबसे ज्यादा प्रिंटिंग इन उलमाए किराम की महफिलों के मुतालिक, नात खानी के जो प्रोग्राम होते हैं उनके मुतालिक इश्तिहारात की होती है। आप किसी भी मार्केट में जाके देख लें, बड़े बड़े इश्तिहारात ये लोग प्रिंट करवा रहे होते हैं। सवाल है जो चीज कल तक हराम थी आज वो जायज कैसे हो गई? 1950, 1960, 1970 तक टेलीविजन हराम था, लेकिन आज देख ले दावत इस्लामी, उन्होंने अपना खुद का चैनल जो है वो लॉन्च किया हुआ है, वो टीवी पे आ रहे हैं, वो बता रहे हैं, लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। अब वो जायज कैसे हो गया? इसी तरह अगर आपको पता हो तो जब रेलवे का निजाम आया था ना, घोड़े लेके आए थे, तो इन लोगों ने कहा था ये गोरों ने बनाया हुआ है, ये यहूदियों ने बनाया हुआ है, ये नाजायज है, इस पे सफर नहीं करना चाहिए। लेकिन जब इन उलमाए कराम ने वहां पे सफर किया, वो बड़ा आरामदेह था, तेज तरीन सफर का दरिया था, तो वो हलाल हो गया। पहले हराम था। यकीन करें इन उलमाए कराम को क्रिप्टो की अहमियत का पता नहीं है। जब इनको क्रिप्टो की अहमियत का पता चल जाएगा और इंशाल्लाह ये उसको कबूल भी करेंगे, ये उसके अंदर काम भी करेंगे, और इंशाल्लाह ये उसे एक्सेप्ट करेंगे। अभी आप लोग अपने आप को डिमोटिवेट ना किया करें। अगर कोई कम अकल बहस करता है, देखें, कम अकल बंदा ना लड़ सकता है, कम अकल बंदा गुस्सा कर सकता है, कम अकल बंदा बहस कर सकता है। तो जब आप उसको वैल्यूएबल आंसर दोगे और वो फिर भी गुस्सा करे, वो फिर भी बहस करे, तो समझ जाएं कि अल्लाह पाक ने उसके नसीबों में अभी नहीं लिखा, अभी इसको समझ नहीं है। थोड़ा वेट करवाएं। हमने रिलेशन कस्टमर से खराब नहीं करना। यहाँ पे कुछ लोग होते हैं वो जज्बाती हो जाते हैं, तो रिलेशन नहीं खराब करना आपने। यहाँ पे उन उन उनका जो है ना वो क्या होते कहते हैं, उनकी शान में या उनकी इज्जत में किसी किस्म का कोई फर्क नहीं आने देता देना। तो ये चंद एक रिजेक्शन थी, चंद एक चीजें थी जो लोग कहते हैं जी आपके बिजनेस। अब बहुत बहुत सारे लोग ये कहते हैं ये जुआ है, ये बिजनेस जो है वो जुआ है, इसमें जो पैसा आप कमाते हो। मैं आपको बताता हूँ जुआ क्या होता है। जब जुआ जुआ लोग खेलते हैं ना, तो जुए की शराइत जो दो लोग खेल रहे होते हैं ना वो तय करते हैं। मिसाल के तौर पे दो बच्चे हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, वो कहते हैं आओ 100 100 रुपया लगाते हैं क्रिकेट। तो वो एक बच्चा है अली, वो जीत जाता है 100 रुपया। तो दूसरा जो बच्चा है ना उसका नाम है अनवर, अनवर कहता है आओ दोबारा फिर खेलते हैं, आप 2 2 सौ लगाते हैं। अब ये देखिए ना शर्तें तब्दील हो गई। तो गोया जब जुआ वो होता है जिसमें शरायत हम लगाएं, ठीक है, वो जुआ होगा। जिसमें शरायत कोई सिस्टम लगाए, जो इनाम आपको मिले वो सिस्टम डिफाइन करे, वो कभी जुआ नहीं होता। मिसाल के तौर पे कबड्डी का मैच हो रहा है गांव में, एक बंदा जीत गया और चौधरी साहब ने खड़े होके उसको जो है वो 50,000 का इनाम दे दिया। अब भाई चौधरी की मर्जी थी, वो 10,000 देता, वो 20,000 देता, वो 50,000 देता, तो दे दिया, तो क्या वो नाजायज है? भाई नहीं, कोई भी नहीं कहेगा नाजायज है। क्यों? क्योंकि वो जुआ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो इनाम की जो रकम है उसको फिक्स कबड्डी लड़ने वाले ने नहीं किया, कबड्डी करवाने वाले ने किया। तो जब आप किसी सिस्टम के मुताबिक चलते हो और प्रॉफिट वसूल करते हो ना, तो वो जुआ नहीं होता। जबकि जुआ वो होता है जहां पे शराइत आप लागू करो, जहां पे कंडीशन आप लागू करो। फोर्सेज के अंदर क्या हमें जो प्रॉफिट आता है X3 से, या हमें जो प्रॉफिट आता है X4 से, क्या वो हम फिक्स करते हैं? भाई नहीं, हम फिक्स नहीं करते। वो तो मिस्टर लाडो ने फिक्स किया हुआ है। वो तो एक बना बनाया सिस्टम है जिसके मुताबिक हमें चलना पड़ता है। तो गोया ये हराम नहीं है, ये जुआ नहीं है। जुए के अंदर जो रकम है उसको आप फिक्स करोगे कि इतने पैसों से खेलते हैं, इतने पैसों से खेलते हैं, और अपनी स्किल की बिना पे आप जीतते हो, तो वो जुआ होता है। जबकि कबड्डी के अंदर आप अपनी स्किल, अपनी महारत को शो करते हो, आप मैच जीत जाते हो, बदले में आपको इनाम मिलता है। इनाम में और जुए में फर्क होता है। तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो क्लियर किया करें। तो बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं जी
कि प्रोडक्ट है वो उसके पैसे कंपनी को चले जाते हैं, फिर डायरेक्टर को चले जाते हैं, ऐसे तो उसे कहा करें भाई हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ या तो पैसे हमें आते हैं, या हमारे टीचर को जाते हैं, या हमारे डाउनलाइनर को जाते हैं, और फिर परसेंटेज में नहीं जाते, ये टोटल के टोटल पैसे उनको जाते हैं। तो गोया ये बिजनेस जो है वो एक कारोबारी बिजनेस है, जो आप पढ़ के आए हो ना, वो और कोई और बिजनेस है, ठीक है। दूसरा, ये कंपनी कह रहे होते हैं तो हमारा बिजनेस तो कंपनी है नहीं। सबसे पहले तो पॉइंट ये पकड़ा करें, यकीन करें मेरे साथ जितने भी लोग आगे बातचीत करते हैं ना, वो इसको कंपनी कहते हैं, मैं उधर ही रोक देता हूं। मैं कहता हूं सर काइंडली आप इंफॉर्मेशन पूरी नहीं लेके आए, मेरा बिजनेस कंपनी नहीं है, इसको कंपनी ना कहें। आप फतवा लिख रहे हैं, गलत है, ये वर्ड काट दें। कंपनी का ऑनर होता है। मैं खुद आईकॉम किया हुआ है, मैंने खुद बीकॉम किया हुआ है, मुझे पता है कंपनी की डेफिनेशन क्या है। कंपनी का एक मालिक होता है, जबकि फोर्सेज में लिखा हुआ है देयर इज नो ऑनर। तो गोया फिर ये कोई कंपनी नहीं है, तो काइंडली ये फिर कंपनी ना इसको कहा करें। तो ये चंद एक रिजेक्शन थी, ये चंद एक सवालात के जवाबात थे जो आपको पता होने चाहिए। अब याद रखें, इस तरह के बंदे से जब भी आप बहस करें, कोशिश करें आपका टीचर आपके साथ जरूर हो। यकीन करें जब आपका टीचर आपके साथ होगा और आप गुफ्तगू करेंगे, आपको कामयाबी मिलेगी। आपको जो है वो वहां पे वो बंदा ना सिर्फ ज्वाइन होगा बल्कि अच्छे लेवल से भी ज्वाइन हो सकता है। मैंने बार बार बताया है कि जब आप ज्वाइनिंग करवाएं ना, तो सिंपल ज्वाइनिंग की अमाउंट डन हो गई है ना, तो यहाँ वो आ जाए, जब आपको पेमेंट आ जाए तो कोशिश किया करें उस बंदे की अपने टीचर से एक मीटिंग जरूर करवा दिया करें, और अपने टीचर को कहा करें सर आप इनको लेवल 2 के साथ बोलें। लेवल 1 की इनकम आ चुकी है, पेमेंट आ चुकी है, लेवल 2 के साथ बोलें। और आपके टीचर के अल्फाज क्या होने चाहिए, आपका टीचर उनको अपना अकाउंट विजिट करवाए और उनको बताएं कि सर ये देखें यहाँ पे जितने लोगों ने मेरे साथ काम का आगाज किया ना, सर जिन जिन लोगों ने लेवल 2 से ज्वाइनिंग की या लेवल 3 से, सर उनको मेरी और मेरी टीम की वजह से नॉन वर्किंग प्रॉफिट भी गया। तो सर काम का आगाज तो आपने कर लिया और हम आपको वेलकम करते हैं, लेकिन मजे की बात यह है कि आप इसका आगाज अच्छा करें ताकि आपको हमारी वजह से भी इनकम आए। तो यकीन करें लेवल 2 या लेवल 3 से जो बंदा ज्वाइन करता है ना, तो उसको या तो $5 वाले लेवल से प्रॉफिट आ जाता है, या 10 वाले से, या 20 वाले से, कहीं ना कहीं से उसको प्रॉफिट जरूर आ जाता है। और वो दिखाने के काबिल भी होता है कि भाईजान ये देखें अभी मैं बिजनेस सीख रहा हूं, अभी मैं काम सीख रहा हूं, तो मुझे पैसे आ गए। तो अगर ये इस चीज के ऊपर आप अमल करोगे ना, तो आपको पता है फिर क्या होगा भाई, इसमें आपका प्रॉफिट भी भरेगा, आपकी टीम मेंबर का प्रॉफिट भी भरेगा। और मजे की बात यह है जो बंदा आपके साथ ज्वाइन करवा रहा है ना, वो अपना पहला ही विड्रॉवल जो है वो ले सकेगा, पहला ही प्रॉफिट विड्रा करवा सकेगा। और आपको पता है जो लोग सिंपल ज्वाइनिंग करवाते हैं, पहला प्रॉफिट विड्रा तो हो सकता है, लेकिन अगर वो करवा लें तो फिर लेवल अपग्रेड नहीं होते। लेकिन अगर आप अच्छे लेवल के साथ आ जाएं, दो दो लेवल या तीन तीन लेवल के साथ आ जाएं, तो आप अपना पहला प्रॉफिट विड्रॉ बड़े आराम से करवा सकते हो, इवन दूसरा भी करवा सकते हो, ठीक है। तो कोशिश किया करें लेवल 2 या लेवल 3 के साथ ज्वाइन हो, पॉजिटिव रहे, सीखते रहें, सीखने का अमल जो है वो कभी मत छोड़ें, अपने अपलाइन से स्ट्रॉन्ग रिलेशन बनाएं। एक बात अपनी डायरी पे लिख लें, अगर इस बिजनेस के अंदर आपको कोई कामयाब करवा सकता है तो वो आपका अपलाइन है, आपका उस्ताद है, आपका टीचर है। उसकी कदर करें, उसकी की हुई बातों को नोट डाउन करें। यकीन करें जो लोग अपने टीचर की बातों को नोट डाउन करेंगे ना, वो कभी नाकाम नहीं होंगे। इस दुआ के साथ इस ट्रेनिंग का इख्तिताम करता हूं कि मेरा अल्लाह मुझे और आपको इस बिजनेस के अंदर वो कामयाबियां अता फरमाए कि हमारे चेहरों के ऊपर मुस्कुराहट हो, और लबों के ऊपर मुस्कुराहट हो, और फेस के ऊपर एक इत्मीनान हो, जब कोई पूछे तो लफ्जों के ऊपर, जुबान के ऊपर अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है, ये अल्फाज होने चाहिए। ऐसा मुकाम जो है वो अल्लाह हमें अता करे कि हम अपने माँ बाप के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट लाने का सबब बने। थैंक